Good morning, everyone. I am Dr. Ashish. I am Senior Eye Specialist at I5 Center, Old Faridabad. My specialization is in field of cataract surgery, glaucoma surgery, squint surgery, as well as I do medical retina. आज मैं आपको आँखों की कुछ आम समस्याओं के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे जवान और बूढ़े दोनों ही ग्रसित होते हैं। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है आँखों में एलर्जी होना। तो आँखों में एलर्जी होने के क्या कारण होते हैं, उससे कैसे रोकथाम की जाए और उसका कैसे इलाज किया जाए। तो सबसे पहले आँखों में एलर्जी क्यों होती है? इसके कारण होता है कि आँखों में डस्ट और पॉल्यूशन जाने से आँखें रिएक्ट करती हैं, जिससे आँखों में एलर्जी और रोए बन जाते हैं। तो इसमें अमूमन क्या होता है, पेशेंट की समस्या ये होती है कि वो आँखों में जलन महसूस करता है या फिर आँखों में रगड़ता है आँखों को। तो उससे कई बार पानी भी आता है आँखों में और लाल भी हो जाती है आँख। तो ये काफ़ी कॉमन समस्या है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उसमें 70% मरीज़ आजकल आँखों की एलर्जी से पीड़ित हैं। तो इसमें भी ग्रेड होती हैं, जैसे माइल्ड ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड और सीवियर ग्रेड। तो इसमें हमें अमूमन आँखों के लिए कुछ दवाइयाँ, आई ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं, जो पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी उस ड्यूरेशन के लिए डालनी होती हैं। और जो आम चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है कि आँखों को ज़ोर से रगड़ना नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी, खुजली लगे तो आँख पे गीला एक रुमाल रख सकते हैं। दूसरा, आँखों को ऐसी चीज़ें जिनसे एलर्जी हो रही है, जैसे किसी को फूलों के पॉलन से एलर्जी होती है, तो ऐसी चीज़ों को पास जाने से अवॉइड करें। और तीसरी चीज़ है, अगर किसी को आँखों में चश्मे का नंबर है तो वो लगाए। चश्मा आँखों को स्ट्रेन को भी कम करता है और एलर्जेंस को भी आँख में जाने से प्रिवेंट करता है। तो ये तो एक एलर्जी की बात हुई। और जो दूसरी समस्या है, काफ़ी लोगों को, स्पेशली जो ओल्ड एज के हैं, उनको आँखों में ड्राइनेस हो जाती है। तो ड्राइनेस का मुख्य कारण, स्पेशली जो फीमेल्स हैं नियर मेनोपॉज, उसमें होता है कि हार्मोन लेवल्स, एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं। तो उसी कारण जो आँखों में जो आंसू हैं वो भी कम बनने लगते हैं। तो इसमें भी ग्रेड्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो सबसे जो अमूमन जो माइल्ड ग्रेड के पेशेंट होते हैं उसमें हम ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं, जो जैसे वो डालते हैं तो फिर उनको काफ़ी रिलीफ आ जाता है। और स्पेशली जो लोग कंप्यूटर्स पे या फिर डिजिटल स्क्रीन पे ज़्यादा देर काम करते हैं तो उनको आइज़ की जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम हो जाती है, जिसके कारण ये जो बॉर्डर लाइन ड्राइनेस है वो मैनिफेस्ट होने लगती है और उन्हें आँख में थकावट या पलकों में सूजन ऐसा महसूस होने लगता है। तो इन पेशेंट्स को भी हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं। ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है ड्राइनेस की। और फिर हम आप बात करेंगे जो बूढ़े लोगों को बहुत ही कॉमन समस्या है, वो है कि सफ़ेद मोतियाबिंद, जिसे आम भाषा में कैटरेक्ट भी कहते हैं या सफ़ेद मोतिया कहते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें क्या है कि हमारा जो आँख का जो प्राकृतिक लेंस है वो ट्रांसपेरेंट ना होके ओपेक हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो उसमें जो लाइट है, बाहर की जो लाइट है वो हमारे पर्दे को और पर्दे से दिमाग को नहीं पहुंच पाती। तो ये एक बहुत कॉमन समस्या है, स्पेशली जो भी पेशेंट 65 से 70 साल से ऊपर के हैं उसमें ये 30 से 40% मरीज़ों को मोतियाबिंद आ ही जाता है। और दूसरा मुख्य कारण है इसका अनकंट्रोल्ड शुगर होने का। वैसे तो 11 से 12 कारण हो सकते हैं, पर ये 2 मेन कारण हैं। तो इसमें जो मेन थेरेपी है वो सर्जिकली है, क्योंकि दवाइयों से इसमें कोई आराम नहीं आता। काफ़ी मिथ है सोसाइटी में, कोई ये दवाई डाल लें, वो दवाई डाल लें तो उससे ठीक हो जाएगा, पर ये सारे मिथ हैं। इनसे कभी मोतियाबिंद ठीक नहीं हो सकता। इसका इलाज सिर्फ सर्जिकल है। सर्जरी भी किस स्टेज पे करवानी चाहिए, जब आप पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाए, अपने जो भी कार्य करता है उसमें आनी शुरू हो जाए, तब करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल पकने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पकने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए अर्ली स्टेज पे ही करवा लेनी चाहिए तो बेस्ट रहता है। हम इसमें पहले जो होती थी ऑपरेशन, उसमें टाँके आते थे। अब इतनी रिफाइंड हो गई है कि ऑपरेशन सिर्फ 2 mm के छेद से ही किया जा सकता है, जिसे माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, जो हम अमूमन करते हैं। और हमें इसमें जो लेंस डालते हैं वो कृत्रिम लेंस होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो
चश्मे का नंबर प्री एग्जिस्टिंग है पेशेंट का, वो भी उतर जाता है, चाहे वो दूर का नंबर हो चाहे वो पास का नंबर हो। तो ऑपरेशन में दोनों ही एडवांटेज हैं, एक तो डिजीज़ को ख़त्म करता है मोतियाबिंद को, और चश्मे का नंबर भी उतार के दे देता है। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन बहुत ही 99.5% इसके सक्सेस रेट हैं, और हमारे सेंटर में इसमें सारी एडवांस सुविधाएं हैं इस ऑपरेशन को करने के लिए। फिर हम बात करेंगे एक और बीमारी जिसे कहते हैं काला मोतिया, जो कि इंग्लिश में जिसको कहते हैं ग्लूकोमा। काला मोतिया और ग्लूकोमा क्या बीमारी है कि इसमें जो हमारी आँखों की नस होती है वो कमज़ोर होने लगती है। ये आँख की नस हमारे आँखों के सेंसेशन को, विजुअल सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाती है। तो काला मोतिया में आँख का एक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये नस वीक होने लगती है। तो इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जिसमें अमूमन पेशेंट को जो विजुअल लॉस होती है वो इरिवर्सिबल विजुअल लॉस होती है, कि इसमें जो विजुअल लॉस हो गई वो रिकवर नहीं हो पाती। तो हमें इस बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट की माइल्ड स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए और वो उसकी रोकथाम वहीं पे हो जाए। तो इस बीमारी में मेन इलाज है वो मेडिकल थेरेपी है, कि इसमें हमें जो दवाइयाँ दी पेशेंट को देते हैं उससे उसका प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, और वो बीमारी वहीं की वहीं रुकी रहती है। जैसे ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाई ली जाती है, वैसे ही काला मोतिया की ड्रॉप्स पेशेंट को डाली जाती है, जो वो लाइफ लॉन्ग तक डालता है, और उसको फिर हम देखते हैं कि उसको कभी बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। सेकेंडली, अगर कुछ पेशेंट में ये दवाइयों के बावजूद भी प्रेशर्स कंट्रोल में नहीं आते, या फिर हम मैक्सिमम दवाई देने के बाद भी या फिर पेशेंट के आँखों में साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, तब हम इसको सर्जिकल ऑप्शन के लिए कंसिडर करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, जहाँ पे हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं और उससे आँखों के प्रेशर को विद इन नॉर्मल रेंज में लाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इज़ मेडिकल और सेकेंड इज़ सर्जिकल। नाउ आई विल डिस्कस कि हम ये जो मैंने आपको 4 बीमारियां बताई हैं, इनकी हम कैसे रोकथाम करें और क्या प्रिकॉशन ले सकें, और इनका कैसे अच्छे से इलाज करवा सकें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि आँखों की एलर्जी, तो आँखों की एलर्जी जो बहुत ही कॉमन बीमारी है, उसमें पेशेंट के यही सवाल रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्यों हो रही है मेरे को, और ये बार बार क्यों हो रही है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि हर इंसान का सिस्टम एक अलग होता है। कोई जैसे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस हैं, तो हर कोई इसी से ग्रस्त नहीं होता, पर किसी किसी की बॉडी ओवर रिएक्टिव होती है, जिसे हाइपर सेंसिटिव कहते हैं। तो उसमें जैसे आँखों की एलर्जी के अलावा नाक में भी एलर्जी होती है, छींकें आनी होती हैं, दमा हो जाता है किसी किसी को। तो ये हमारा आँखों का, नाक का और फेफड़ों का जो म्यूकोज़ा है एक ही होता है। तो आजकल जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में के आसपास या उसके अंदर रह रहे हैं, उसमें ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेस बहुत कॉमन हो गए हैं, जिसके कारण आँखों में ये फिनोमेना हो जाता है, जिसमें छोटे छोटे रोए बन जाते हैं, और वो धीरे धीरे बड़े होकर काफ़ी बड़े रोए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें हमें जो ध्यान देने की बातें हैं कि हमें डस्ट और पोल्यूशन से अपने आप को बचाना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, चाहे घर पे एयर प्योरीफायर लगवाएं, आसपास का इन्वायरमेंट में हम ज़्यादा ग्रीनरी में रहें, जो एक बैरियर हम इस्टेब्लिश करें बिटवीन पोल्यूशन एंड आवर सेल्व्स। उसमें चश्मा भी एक तरीके का रोकथाम करता है, क्योंकि हमारी आइज़ को कई सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको चश्मे का नंबर नहीं भी है तो भी एक नॉर्मल आप चश्मा बनवा सकते हैं, जो कि आपको डस्ट और पोल्यूशन से बचाए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आँख में जब भी एलर्जी हो तो आप तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और उनसे जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब करें। और दूसरा बहुत ज़रूरी है, आँख को रगड़ना नहीं है ज़ोर से, क्योंकि रगड़ने से आँख में कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज़ होते हैं जो कि एलर्जी को एग्रेवेट करते हैं। ठीक है, ये सारे प्रिकॉशंस हैं। और दूसरी जो चीज़ नहीं करनी है वो आपको ये है कि जो होम्योपैथिक कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम बिना सोचे समझे ऐड देख के डाल लेते हैं,
तो वो खुद उसमें आँखों को एलर्जी को एग्रेवेट कर सकते हैं, तो ऐसी दवाइयों को यूज़ नहीं करना है। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा जो आँखों में ड्राइनेस है, ये बहुत ही कॉमन समस्या है, और इसमें जो पेशेंट्स ये कंप्लेंट जो करते हैं कि मेरे आँखों में बहुत रड़क सा महसूस होता है, टायर्ड हो जाती हैं आँख, स्पेशली शाम के आते आते, या फिर एयर कंडीशन में मैं बैठता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, फिर मैं डिजिटल स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे बैठा हूँ तो ऐसा लगता है आँख बिल्कुल टायर्ड महसूस हो रही है। तो ये सारे ड्राइनेस के लक्षण हैं। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हम जब भी डिजिटल स्क्रीन पे बैठें, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर अपना टेलीविज़न हो, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ब्रेक देना ज़रूरी है। हर आधे घंटे में 2 मिनट का ब्रेक या फिर हर 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपकी आइज़ की मसल्स जो हैं वो टायर्ड नहीं होंगी और आपकी ड्राइनेस जो है वो समस्या उभर के नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें दूसरी चीज़ एक और भी फ़ायदा करती है, वो है आपका चश्मा। चश्मे में कुछ ऐसी कोटिंग लग जाती हैं जिसे कहते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि एक्सेस लाइट को जो आपके डिजिटल स्क्रीन से निकल रही है उसको फ़िल्टर कर देता है, ताकि जो जितनी ज़रूरी लाइट है वही आपकी आँखों में जाए और आपकी आँखों को डेज़ल ना हो। तो ये भी ड्राइनेस के पेशेंट में काफ़ी हेल्प करता है। थर्डली जो है वो है लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ड्रॉप्स भी 2-3 टाइप की होती हैं, डिपेंडिंग कि माइल्ड है, मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ है। तो आप जाइए अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको बेस्ट आपकी जो दवाई है वो रिकमेंड करेगा। यूजली जो ये दवाइयाँ होती हैं ये लॉन्ग टर्म तक इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ये आप पूरे लाइफ लॉन्ग भी डाल सकते हैं। ये ग्रीन कलर बॉटल्स में आती हैं और यूजली ये प्रिजर्वेटिव फ्री होती हैं। फाइनली इसमें और जो चीज़ें ध्यान रखने की बातें हैं कि आप एयर कंडीशन की हवा आपकी आंखों पे ज़्यादा ना लगे, इसका भी ध्यान रखें, ताकि एवेपोरेशन से आपके टीयर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं वो एवेपोरेट ना हो जाएं। दूसरा, आप अपनी आइज़ में बीच बीच में वाटर स्प्लैश से भी उसको मॉइस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द वाटर शुड बी फिल्टर, अच्छा क्लीन वाटर होना चाहिए। ये कुछ नॉर्मल हिदायतें थी इन द केस ऑफ ड्राई आई। नाउ आई विल शिफ्ट ऑन कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में जो बहुत ही कॉमन समस्या है हमारे पेरेंट्स की या फिर जो ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जो मेन लक्षण है कैटरैक्ट में ये आना शुरू हो जाता है कि आंखों में धुंधलापन आने लगता है, रोशनी में कमी आने लगती है। कैटरैक्ट का लिटरली अर्थ है कि आंखों के आगे एक वाटरफॉल जैसा दिखना है। तो ये कैटरैक्ट भी 2 किस्म के होते हैं, वाइट कैटरैक्ट और न्यूक्लियर ब्राउन कैटरैक्ट। तो इसमें दोनों में ही ये समस्या होती है कि पेशेंट को धीरे धीरे रोशनी जो दूर की बहुत स्पष्ट दिखती थी वो अब कम होती रहती है। अब हम बात करेंगे काला मोतिया या ग्लोकोमा के बारे में। तो काला मोतिया या ग्लोकोमा एक बहुत ही डेडली बीमारी है, जिससे कि आम लोग कुछ जानकारी रखते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते। इसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी कहते हैं कि ये धीरे धीरे आँख की रोशनी को ख़त्म कर देता है और कई बार मरीज़ों को पता ही नहीं लगता है कि कैसे उनकी रोशनी चली गई। तो इसमें एक जन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है कि लोग जाने कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, कैसे इसको अर्ली स्टेज पे रोकथाम की जाए, और कैसे आपके पेरेंट्स किसी को अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उनको जानकारी खुद हासिल करें और आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। तो काला मोतिया क्या है? काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँखों का में भी एक प्रेशर होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आँखों में भी एक प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर, IOP। तो ये नॉर्मल प्रेशर 14 से 21 mm तक होता है। काला मोतिया के पेशेंट में अमूमन ये प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, जो कि 21 से 60 की रेंज तक कहीं भी हो सकता है। तो ये जो काला मोतिया है 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लोज्ड एंगल होता है, ओपन एंगल होता है। अमूमन जो पेशेंट होते हैं वो ओपन एंगल ग्लोकोमा के पेशेंट होते हैं, जिसमें ये प्रेशर अराउंड 21 से 35 के बीच में कहीं पे भी रह सकता है। ऐसे पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ये होते हैं कि आँखों में भारीपन होना, आँखों में ऐसा लगना, हैवीनेस फील होना। ये हैवीनेस स्पेशली सुबह के वक्त में होती है। जब पेशेंट सुबह उठता है तो ऐसा लगता है आँख बहुत हैवी महसूस हो रही है।
और दूसरा जो लक्षण हो सकते हैं वो ये कि बहुत जल्दी जल्दी जो नियर का जो चश्मा है, जो पास का चश्मा है, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो वो भी एक लक्षण काला मोतिया का हो सकता है। इनिशियल स्टेजेस में कई बार लक्षण कुछ भी नहीं होते और एक रूटीन चेकअप में कई बार काला मोतिया का पता लगता है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी मरीज़ 40-45 साल से अबव है उसको एक बार अपने आई स्पेशलिस्ट पे जाके काला मोतिया का चेक ज़रूर करवाना चाहिए। दूसरा, जिनके घर में ऑलरेडी काला मोतिया के मरीज़ हैं उनमें ये जेनेटिक बीमारी फैमिली में रन कर सकती है। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन किसी को भी ग्लोकोमा का सिम्टम्स या डिजीज़ डायग्नोस हुई है तो आप भी ज़रूर जाके अपने आई चेकअप करवाएं, रूल आउट करवाएं कि आपको कहीं काला मोतिया तो नहीं है। तीसरी चीज़ जो इस पेशेंट में होती है, जो आगे चल के होती है, जब बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है तो जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे सीमित होने लगती है। जैसे बाहर का दिखना बंद होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो संकुचित होकर ऐसे ट्यूबुलर विजन रह जाती है, जैसे कि वो ट्यूब से देख रहा है, बाहर की सारी रोशनी चली जाती है, बस बीच बीच की रोशनी रह जाती है। तो ये बहुत आखिरी स्टेज में होता है जब ये सिम्टम होता है। इसलिए इस बीमारी की जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो आखिरी स्टेज में जाने के बाद ये सेंट्रल जो विज़न होता है, आइलैंड ऑफ विज़न, ये भी ख़त्म हो जाता है। इस बीमारी में जैसे मैंने आपको पहले बताया, इरिवर्सिबल विज़न लॉस होता है कि जो विज़न लॉस हो गया उसको हम किसी भी टेक्निक से, सर्जरी से रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व, जो आँख की नस है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और नर्वस सिस्टम का डैमेज का रिकवरी कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड पॉसिबल अभी तो नहीं है। अब हम जानेंगे कि ऐसे पेशेंट जिनको हम ये बीमारी लेके हम पास आते हैं, उनको हम कैसे डायग्नोस करते हैं और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है और आपको घर में इसकी रोकथाम कैसे करनी है। पहली बार तो जब कोई मरीज़ हमें ऐसा सस्पेक्ट होता है तो हम उसकी बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं, जिसमें बहुत ज़रूरी है आँखों का प्रेशर देखना, इंट्राओकुलर प्रेशर देखना। ये प्रेशर एक बार ही नहीं, कई बार चेक किया जाता है, स्पेशली जब सुबह के वक्त में, जब आँखों का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है रात के वक्त की वजह, तो उस समय हम पेशेंट के प्रेशर चेक करते हैं। ऐसे ही प्रेशर हम पानी पिला के, 1 लीटर पानी पिला के उसके बाद भी 3-4 बार रीडिंग लेके चेक करते हैं। एक तो हो गया इंट्राओकुलर प्रेशर का जांच। दूसरा, इस बीमारी में टेस्ट होते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व, आँख की नस की असेसमेंट करते हैं। उसकी फ़ोटो ली जाती है, जिसको हम बहुत ही स्पेशलाइज्ड मशीन, जैसे OCT मशीन है, उससे उनकी आँखों की फ़ोटो और उसका मापदंड किया जाता है कि नस की थिकनेस कितनी है, जिससे कि हम ग्रेड करते हैं कि डिज़ीज़ माइल्ड स्टेज पे है, कि मॉडरेट पे है, कि सीवियर पे है। और उसी ग्रेडेशन से हमें कितना ट्रीटमेंट करना है, कितनी दवाइयाँ देनी है पेशेंट को, वो डिसाइड किया जाता है। जो थर्ड बैटरी ऑफ टेस्ट है, उसमें है कि जो विजुअल फील्ड, जो पेशेंट को कम दिखने लगा है, उसका मेजरमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस बीमारी में जो सबसे पहले सिम्टम आते हैं वो पेरिफेरल विजुअल फील्ड में आते हैं। तो सामने का तो पेशेंट को सही दिख रहा होता है, पर पेरिफेरी ऑफ विजन जो उसे पता नहीं होता, वहाँ पे उसको कम दिखने लगता है। तो उसका मेजरमेंट हम करते हैं विजुअल फील्ड एनालिसिस या पेरीमेट्री टेस्ट द्वारा, ताकि हमें पता लगे कि किस एरिया में पेशेंट को कम दिख रहा है। वो डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट को भी नज़र आता है कि मेरे को ये एरियाज़ में नहीं दिख रहा। तो ये जब तीनों टेस्ट हम कर लेते हैं और फिर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है ग्लोकोमा का, और किस स्टेज पे डिजीज़ है ये कंफर्म होती है। इसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट में अमूमन पेशेंट की दवाइयाँ होती हैं जो कि ड्रॉप्स की तरह हम देते हैं। इन ड्रॉप्स से जो उसका प्रेशर है पेशेंट का, एक लेवल तय किया जाता है कि इस लेवल पे आके अगर हमने वो अचीव किया, उस लेवल को हम कहते हैं टारगेट इंट्राओकुलर प्रेशर। जब ये टारगेट इंट्राओकुलर प्रेशर हमारी दवाइयों से अचीव हो जाता है तो उसकी बीमारी आगे नहीं बढ़ती, उसकी बीमारी वहीं रुक जाती है। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ का टारगेट रहता है 120/90, वैसे ही आँख के प्रेशर का भी एक टारगेट होता है। जैसे कि किसी को सीवियर डिजीज़ है ग्लोकोमा, तो हमारा 14 टारगेट होता है, मॉडरेट वाले को 17, माइल्ड वाले को 18। तो एक प्रेशर का टारगेट होता है, जहाँ पे हमें वो अचीव हो जाता है तो बीमारी वहीं की वहीं रुक जाती है। फाइनली इसमें सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है? काला मोतिया के मरीज़ों में मोस्टली दवाइयों से ही उनकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता रहता है और सर्जरी की आवश्यकता नहीं रहती।
हाँ, पर कुछ 15 से 20% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको दवाइयाँ देने के बाद भी प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, या फिर उनको दवाइयाँ हमने 4-5 किस्म की दवाइयाँ दे दी फिर भी उनको साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो ऐसे मरीज़ में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के भी इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% पेशेंट में हमें सक्सेसफुल मिलती है, जिससे कि हम अपना प्रेशर का टारगेट IOP अचीव कर पाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी रोकथाम जो काला मोतिया के मरीज़ों को हम सजेस्ट करते हैं। दवाई लेना तो बहुत ज़रूरी है, ड्रॉप्स लाइफ लॉन्ग चलाना, जैसा बताया जाए डॉक्टर ने जो टाइम रिकमेंड किया है आपको उस रिकमेंडेशन पे डालनी है। ड्यूरेशन गैप कितना होना चाहिए दवाई का, उस हिसाब से आपको 12 घंटे के गैप में डालनी है। कुछ दवाई का सिर्फ नाइट में डालना होता है, वो नाइट में ही डालनी है। और दवाई डालने के बाद 1 मिनट आँख को बंद करना बहुत ज़रूरी होता है काला मोतिया की दवाइयों के बाद, ताकि वो अच्छे से आँख में अब्जॉर्व कर सकें। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कोएग्जिस्टिंग ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ होती है, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप आँख के पास जो नाक का कोना होता है दवाई डालने के बाद उसको प्रेस करके रखें 1 मिनट के लिए, ताकि वो सिस्टमिकली दवाई अब्जॉर्व ना हो और सिस्टमिक उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। फिर कुछ जो जनरल प्रिकॉशंस हैं जो काला मोतिया के पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि सर पे ज़्यादा वेट ना उठाएं, ज़्यादा देर नीचे बेंड करके ना रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक कुछ ऐसे योगासन करते हैं जिसमें सर नीचे तक बेंड करना होता है, चाहे वो शीर्षासन तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, पर बहुत देर तक जैसे आगे बेंड करना भी रिकमेंडेड नहीं है। तीसरी चीज़ जो है कि एक टाइम में हम रिकमेंड करते हैं कि आधा लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए। आप जो नॉर्मल पानी की इनटेक है अपने उसको रखें, पर एक टाइम में एक्सेस वाटर ना पिए। आधा या पौन लीटर से ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना है काला मोतिया के पेशेंट्स को। फाइनली एक जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपको रात में ब्लड प्रेशर काफ़ी लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में कई बार ऐसा होता है ब्लड प्रेशर बहुत लो होने से जो आपकी नर्व है उसमें ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को हम मॉनिटरिंग में रखते हैं कि रात का ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें कुछ दिन के लिए, वो एक रेंज से ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। एक फाइनली कई पेशेंट को खर्राटे आने की भी बड़ी दिक्कत होती है, तो ये भी काला मोतिया के पेशेंट में बीमारी को एग्रेवेट कर सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके भी कई चीज़ें ऐसी होम रेमेडीज़ आ गई हैं, जैसे नाक में कुछ ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं वो लगा के आप सो सकते हैं, ताकि ये बीमारी काला मोतिया के साथ एग्रेवेट ना हो। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जन जागरूकता में हमारा ये प्रयास है वो सफल रहेगा।